हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी किस पैटर्न पर जो है अब तक क्वेश्चन पूछता आया है, ठीक है, आरसीसी के अंदर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे बीम डिजाइन से, बीम डिजाइन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एन्यूमरेट द सेक्शन इन विच डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बिकम्स नेसेसरी। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डब्ल्यू रेनफोर्स्ड पर पूछा गया है कि डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम कब दी जाती है, ठीक है। डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम कब देना बहुत जरूरी हो जाता है, इसके बारे में पूछा है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द कंप्रेशन स्टील। देखो, होता यह है कि डिजाइनर जब भी डिजाइन करता है तो वो अंडर रेनफोर्स्ड या फिर बैलेंस्ड सेक्शन डिजाइन करके चलता है। उसके पीछे कारण होता है कि अगर बीम फेल हो, ठीक है, यानी कि अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी के कोरोस्पॉन्डिंग जब वो बीम डिजाइन करके देगा, उसके कोरोस्पॉन्डिंग अगर बीम का फेलियर होता है तो वो चाहता है कि वो डक्टाइल फेलियर हो, यानी कि रेनफोर्समेंट यील्ड करना चाहिए। और रेनफोर्समेंट यील्ड कब करता है? बैलेंस्ड में तो जस्ट यील्ड करता है, ठीक है, और अंडर रेनफोर्स्ड में कंक्रीट की क्रशिंग से पहले यील्ड कर चुका होता है, ठीक है। तो डक्टाइल डिजाइन हमेशा डिजाइनर प्रेफर करता है, लेकिन अगर मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी सेक्शन की साइज को यदि कंस्ट्रेंट रखते हुए, यानी कि डेप्थ और विड्थ नहीं बढ़ानी है, ठीक है, सिर्फ एनफोर्समेंट आप बढ़ा सकते हो, और मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी यदि आपको बैलेंस्ड सेक्शन से ज्यादा चाहिए, तो उस टाइम पर आपके पास में सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। या तो रेनफोर्समेंट स्टील का आप बढ़ाए टेंशन साइड में, तो सेक्शन जो होगा वो ओवर एनफोर्स्ड होता चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो दूसरा ऑप्शन निकल करके आता है कि आप डबली रेनफोर्स सेक्शन जो है प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और जब डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो कंप्रेशन जोन में भी स्टील दिया जाता है। तो कुछ पार्ट तो कंक्रीट लेता है कंप्रेशन का, और कुछ पार्ट जो है वो स्टील कैरी करता है। अब कंप्रेशन जोन में जो स्टील है, ठीक है, उसका रोल क्या है? वो कुछ पार्ट जो है वो कंप्रेशन का कैरी करेगा, ठीक है, कंक्रीट के साथ साथ। तो इसी चीज को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था आपसे। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप इससे रिगार्डिंग जो चीजें हैं वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। था 30 मार्क्स का, उसमें पूछा गया था अंडर एनफोर्स्ड बैलेंस्ड ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यूएसएम एज वेल एज एलएसएम डिजाइन। तो इसके अंदर आपको सारी वो बातें मेंशन कर देनी है जो डब्ल्यूएसएम और एलएसएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप WSM की बात करें तो वहां परमिसिबल स्ट्रेसेस की हम बात करते हैं, ठीक है। वहां हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन की, वहां हम बात करते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ कंपेयर करवा करके पता लगाया जाता है कि सेक्शन कैसा है, अंडर इन्फोर्स्ड है, बैलेंस्ड है, या ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है। तो सिमिलरली आप यही सारी चीजें जो है एलएसएम के अंदर भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो बीम डिजाइन आपने कई बार की होगी, तो वहां से जो जो भी स्टेप्स है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। यूजिंग द लिमिट स्टेट मेथड एलएसएम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टी बीम एज शोन इन द फिगर। तो टी सेक्शन से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। सभी लोग सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन ज्यादातर जो है सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। तो टी सेक्शन पर भी आप जो है किस तरीके से डिजाइन की जाती है, ठीक है, उस पर आप फोकस करें। तो यहाँ पर 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे क्लासेस के दौरान। रेक्टेंगुलर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम 300 mm वाइड, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम काफी जो है फेवरेट टॉपिक है काम का। और यहाँ पर आपको लोडिंग वगैरह जो है यहाँ पर दे रखी है, और आपसे पूछा है कि स्ट्रेसेस कितनी होगी कंक्रीट के अंदर और स्टील के अंदर। तो जब भी आप आरसीसी के अंदर यदि बीम के अंदर आप स्ट्रेसेस निकालने जाए तो दो कंडीशंस बन सकती है, या तो सेक्शन जो है वो क्रैक है, और या फिर सेक्शन जो है वो अनक्रैक्ड है। मैंने टेस्ट में या कहीं ना कहीं पर आपको क्रैक्ड सेक्शन की कंडीशंस वगैरह एक्सप्लेन की होगी, उसको जरूर आप देखना। और इस क्वेश्चन के अंदर कि हम किस तरीके से वर्क करेंगे। 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2014 में आया था। देखो, मॉड्यूलर रेशियो दे रखा है 19, इसका मतलब
ये क्वेश्चन आपका WSM का है, क्योंकि WSM के कीवर्ड होते हैं ये मॉड्यूलर रेशो हो गया, परमिसिबल स्ट्रेसेस हो गई, ट्रांसफॉर्म सेक्शन हो गया। तो इनसे हम पहचानते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो L या W। ठीक है, आगे डिजाइन ए कैंटिलीवर बीम डिजाइन करनी है। ठीक है, विच प्रोसेस बियॉन्ड द फिक्स्ड एंड बाय सम डाटा इज गिवन। सिग्मा सीबीसी दिया हुआ है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा मतलब परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो फिर से आपको जो है WSM मेथड यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी देने का मतलब डेफिनेटली आप यहां पर WSM से जाएंगे। आगे देखें, 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2013 में आया था। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है आपको। ठीक है, उसकी सेक्शन की साइज वगैरह बता रखी है। उसके अलावा आपको जो है रेनफोर्समेंट यहां पर बता रखा है। ठीक है, इस पर से पूछा गया है कि व्हाट शैल बी द सुपर इम्पोज्ड यूडीएल। ठीक है, तो आप यहां पर जो है टोटल लोड निकालेंगे। ठीक है, और फिर यूडीएल जो है वहां पर कैलकुलेट करेंगे। 2013 में आया था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पर चलते हैं। ठीक है, तो एक बार यदि आपको बीम डिजाइन की बेसिक स्टेप्स यदि पता होगी तो आप सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको फिर से एमओआर पूछा है, एक तो वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा पूछा है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिजाइन कैंटिलीवर बीम, अभी 2013 में भी कैंटिलीवर बीम डिजाइन करवाया था, 2011 में भी कैंटिलीवर बीम डिजाइन करवाया है, डाटा ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहां पर आपको जो है कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, जैसे सिग्मा सीबीसी पहले दिया हुआ था, सिग्मा एसटी पहले दिया हुआ था। यहां पर आपको इस क्वेश्चन को एलएसएम से करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड से ये क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन था वो आपका WSM से था। ठीक है, ये रहा कैंटिलीवर बीम, और यहां पर आपके सिग्मा सीबीसी और सिग्मा डाटा दिया हुआ था, वो WSM का डाटा था। ठीक है, A simply supported beam of 4.5 मीटर इफेक्टिव स्पान इज कैरिंग, लाइव लोड वगैरह दिया हुआ है, सेक्शन की साइज आपको दे रखी है। डिजाइन द बीम फॉर द बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, यूजिंग द LSM मेथड। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड यहां पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो बीम डिजाइन की बेसिक क्वेश्चन बीम डिजाइन से है, 30 मार्क्स का था, बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम सुपर इम्पोज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम सेक्शन इतना। ठीक है, दिस कैरीज विद द टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील इतना। ठीक है, ये सब कुछ आपको दे रखा है, मॉड्यूलर रेशियो फिर से दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन को आपको WSM से सॉल्व करना है। ठीक है, तो WSM और LSM में अगर आपको बीम डिजाइन कैसे करते हैं उनकी बेसिक स्टेप्स यदि आपको आती है, कि जैसे आप WSM की बात करें, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो। ठीक है, अगर लोडिंग दे रखी है तो लोडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग पहले आप मोमेंट वगैरह निकालो। ठीक है, और WSM में जो मोमेंट निकलेगा वो सर्विस लोड पर निकलेगा। LSM के अंदर हम अल्टीमेट कोलैप्स की तरफ जाते हैं, तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, किसके अंदर? LSM के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक स्टेप्स के दौरान चलेंगी। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम साइज दे रखी है। ठीक है, रेनफोर्समेंट दे रखा है, और आपसे पूछा गया है फाइंड द कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द बीम दैट कैन सपोर्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो यहां पर दिया था, सेंटर पर लोड आपको बताना है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट आता है मैक्सिमम मूवमेंट। ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट कितना आता है? WL डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम मूवमेंट आपके पास में आता है WL डिवाइड बाय 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है MUL जो करेंगे उसको बराबर कर देंगे। ठीक है, उससे सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे एग्जैक्टली हम क्लासेस में देखेंगे। आगे देखते हैं, शियर बॉन्ड एंड एनकरेज। तो शियर बॉन्ड या एनकरेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बीम डिजाइन का एक पार्ट है। डिजाइन द शियर एनफोर्समेंट एट द सपोर्ट इफ द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज गिवन। तो शियर की कैसे डिजाइन की जाती है उस पर भी क्वेश्चन है। बॉन्ड होता क्या है? ठीक है, देखो होता यह है कि कंक्रीट और स्टील दो अलग अलग मटेरियल है। जब एक साथ आरसीसी सेक्शन के अंदर ये प्लेस किए जाएंगे तो कंक्रीट और स्टील के बीच में, ठीक है, दिस लेट सपोज दिस इज स्टील और ये कंक्रीट है, स्टील में आएगा टेंशन, और यहां पर कंक्रीट इसको यदि प्रॉपर्ली होल्ड करके बैठा है तो स्टील बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये होल्ड करके प्रॉपर्ली नहीं बैठा है तो निकल जाएगा, और अगर ये होल्ड करके इसको बीच में यदि यहां पर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा कि जब स्टील में टेंशन लगेगा तो ये ग्रिप अगर मजबूत होगी, इस ग्रिप को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो जितना प्रॉपर यहां पर बॉन्ड होगा उतना ही पुल आउट फेलियर के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है,
एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, एक्सप्लेन फ्लेक्सर एंड एनकरेज बॉन्ड, ठीक है। डिटेल क्लासेस में सारे डेरिवेशंस वगैरह, फ्लेक्सर बॉन्ड क्या होता है, एनकरेज बॉन्ड क्या होता है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, ठीक है। कुछ लेंथ जो है वो एम्बेडेड होनी चाहिए इनसाइड द स्ट्रक्चर, इनसाइड द कंप्रेशन पार्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ताकि जो है पुल आउट फेलियर ना हो। दैट मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। देखेंगे हम इन सब चीजों को। कॉलम डिजाइन से क्वेश्चन आया है, सर्कुलर कॉलम डिजाइन करने के लिए बोला गया है, हेलिकल रेनफोर्समेंट दिया है। जैसे आप जानते होंगे आईएस कोड कहता है कि टाइज जो प्रोवाइड की जाती है, अगर उनको हटा करके यदि आप हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो सर्कुलर कॉलम के केस में जो कॉलम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 5% से बढ़ जाती है, ठीक है। उसका यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक आईएएस कोड में जो इक्वेशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर के आप 5% बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के दौरान देखेंगे, 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कॉलम सेक्शन सब्जेक्टेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 1000 किलोन्यूटन एट सर्विस, ठीक है। कॉलम सेक्शन यहां पर डिजाइन करना है, सिंपल क्वेश्चन ये भी। डिजाइन ए कॉलम, फिर से कॉलम डिजाइन का क्वेश्चन है, इजीली आ सकता है। स्लैब डिजाइन, देखो स्लैब डिजाइन की अगर बात करें या आप बात करें फुटिंग डिजाइन की, ठीक है, या आप बात करें रिटेनिंग वॉल वगैरह की, तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझना, हो सकता है कि उसमें कुछ पार्ट ही आपसे पूछा गया है तो ज्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। डिजाइन है सिंपली सपोर्टेड स्लैब, सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिजाइन करनी है, वन वे या टू वे हो सकता है, ठीक है, कि डिजाइन करनी पड़ जाए। डिजाइन है कैंटिलीवर स्लैब, कैंटिलीवर बीम भी 2 बार पूछा गया था, कैंटिलीवर स्लैब भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहां पर फिर से जो है स्लैब डिजाइन करने के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर से यहां पर फ्लोर स्लैब डिजाइन करनी है सिंपली सपोर्टेड के अंदर, फुटिंग डिजाइन करनी है। बेसिकली फुटिंग डिजाइन में या जनरली डिजाइन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो जो लोग इन क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप जो है 30-35 मिनट्स एक क्वेश्चन के अंदर जो है आप दे दें। टोटल 2 घंटे का पेपर है, अगर आपने 30 मिनट्स इसके अंदर डाल दिए और फिर फाइनली आपको मार्क्स भी यदि अच्छे खासे नहीं मिल रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो काफी कुछ आपसे छूट जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर फुटिंग डिजाइन का या रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसको लास्ट में देखें, ठीक है। अगर वो उन्हीं पैटर्न पर, उन्हीं सेट पैटर्न से क्वेश्चन आया है जो लेंथी होते हैं, तब तो आपको थोड़ा सा उन क्वेश्चंस के अंदर रुकना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में इसको करें, अगर कोई और चॉइसेस है तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है, जब आप लर्न कर रहे हैं चीजें तो उसके दौरान आप जो है सेम क्वेश्चन को 2 या 3 बार अटेम्प्ट करें, टाइम लिमिट के साथ में कि आपने कितने टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज होगा, क्वेश्चन वही आएगा। हो सकता है पहली बार जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं, फिर आपने देखा कि कहां कहां स्टेप्स जो है वो कट की जा सकती है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस डायरेक्टली की जा सकती है, तो टाइम मिनिमाइज करने की कोशिश करें। हो सकता है 15-20 मिनट्स के अंदर आप जो है उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सेट पैटर्न पर क्वेश्चन होता है रिटेनिंग वॉल का, ठीक है, ये भी लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर लेंथी क्वेश्चन है तो दूसरे क्वेश्चन छूट सकते हैं, आप इनकी प्रॉपरली जो है सेम क्वेश्चन को आप बार बार जो है ट्राई करो, ठीक है, टाइम को घटाने की कोशिश करो, क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर आप 30 मार्क्स यदि आप लेने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है। टोटल 120 मिनट है, 120 मिनट में इस हिसाब से फिर आप 120 मार्क्स की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 300 में से, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आते भी हो, ठीक है, तब भी आप टाइम का जरूर उसके अंदर ध्यान रखें। बीएमसी कंक्रीट से बीएमसी पार्ट में जो क्वेश्चन इधर पूछे गए थे वो थे कंक्रीट के अंदर, जैसे पूछा गया है वेरियस डिफेक्ट्स इन द कंक्रीट, ठीक है, अलोंग विद द प्रिकॉशंस दैट टू बी एक्सरसाइज टू प्रिवेंट देम, ठीक है। डिफेक्ट्स के बारे में कंक्रीट में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्राइब ब्रीफली द क्रीप एंड श्रिंकेज, क्रीप और श्रिंकेज के बारे में पूछा गया है, ठीक है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव में तो आप क्रीप एंड श्रिंकेज के क्वेश्चन करते ही हैं, साथ ही साथ में क्रीप और श्रिंकेज क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन, उनके कारण, ठीक है, और किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, इन सभी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर सीमेंट रेशो, आपको वाटर सीमेंट रेशो और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन, ठीक है, सब लोग जानते हैं कि अगर वाटर बढ़ाते हो तो स्ट्रेंथ घटती है, इसका मतलब वाटर सीमेंट रेशो अगर ऊपर जाता है, यदि हाई होता है तो स्ट्रेंथ घटती है। सिर्फ इतनी सी बात तो है ही, ये तो मेजर पॉइंट है ही, लेकिन कुछ चीजें और मेंशन करनी चाहिए, जैसे 0.4 से 0.6 जनरली अज्यूम किया जाता है, 0.4 के आसपास आपको स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा मिलेगी, 0.6 के आसपास आपको कम मिलेगी, इस तरह की चीजें
आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर वाटर बढ़ता है यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है, वर्केबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस की जा सकती है। ठीक है, तो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्ट्रेंथ, इसके बारे में आपको डिस्कशन यहां पर करना है। क्वेश्चन के अंदर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, फाइनेस मॉडुलस। ठीक है, तो उस पर भी न्यूमेरिकल आया है कि फाइनेस मॉडुलस जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, व्हाट सैंड इज इट, ये कौन सी सैंड है। फाइन होता है तो हम जानते हैं कि फाइनेस मॉडुलस 2.2 से 2.6 के बीच में होता है, मीडियम का 2.6 से 2.9, फिर 2.9 टू 3.2। तो पहले आप फाइनेस मॉडुलस निकालेंगे, फिर उस रेंज में चेक करके आप बता देंगे कि ये कौन सी सैंड है। ठीक है, हो सकता है कई लोग इसको सोइल में करवाते हैं, हो सकता है कई लोग बीएमसी में करवाते हैं, लेकिन कंक्रीट के अंदर जब ये टॉपिक मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर ये टर्म्स आती है, तो मैंने यहीं पर लिस्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि मेजरली अगर क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, रिटेनिंग वॉल का काफी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी ज्यादा जो है इसके अंदर टाइम लगता है। टोटल क्वेश्चन यदि यहां पर देखें तो आपके पास में न्यूमेरिकल से टोटल 24 क्वेश्चंस थे, बीच में कुछ थ्योरेटिकल भी थे। उनमें से आपके मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपके 14 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 14 क्वेश्चन बीम से पूछे गए। तो अगर आप 20 क्वेश्चंस के अंदर यदि 15 क्वेश्चंस यदि बीम से पूछा गया है, तो बीम डिजाइन के अंदर आप कोशिश करें WSM LSM को अच्छे से समझ करके और उनको फास्ट तरीके से करने की। ठीक है, तो सेट पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज्यादा वेरिएशंस यहाँ पर नहीं है, काफी स्कोरिंग है और लगभग हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग द लिमिट स्टेट मेथड LSM डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टी बीम। ठीक है, आपको टी बीम का रेजिस्टेंस निकालना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली आपको MOR निकालना है कि कितनी इस सेक्शन की कैपेसिटी है, ये आपको देखना है। ठीक है, यूज द M15 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। कहीं पर भी आपको जो है वैसे तो मेंशन है यहाँ पर मेथड का नाम, अगर मेथड का नाम नहीं भी मेंशन हो तो ध्यान देना, अगर यहाँ पर ये नहीं भी मेंशन होता तब भी कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो WSM मेथड की तरफ जाता हो, परमिसिबल स्ट्रेसेस वगैरह दे रखी हो या मॉड्यूलर रेशियो दे रखा हो, तो फिर हम WSM मेथड को वहां पर अप्लाई करते हैं। तो देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर या किसी भी क्वेश्चन में सेक्शन तो जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं है, टी है, हो सकता है कि क्वेश्चन आपका जो है L सेक्शन से आ जाए, या हो सकता है कि सेक्शन आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए। ठीक है, कि लेट सपोज कि आपको जो सेक्शन दिया गया है वो आपका कुछ इस तरीके का है। लेट सपोज कि सेक्शन जो आपको दिया गया है वो आपका तरीके का सेक्शन है। तो इन सभी सेक्शन के अंदर, ठीक है, एक चीज कॉमन है, वो क्या है, जब भी आप LSM में वर्क करते हो, ठीक है, जब भी आप LSM में वर्क करते हो तो इसका जो डिजाइन स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कैसा होता है, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं। द डिजाइन स्ट्रेस डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये कुछ पार्ट में तो रेक्टेंगल होगा और उसके बाद में फिर पैराबोलिक होगा, और यही आपकी क्या है, फ्लेक्सिस जिस जगह पर 0 है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि कंक्रीट के लिए अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया जाए तो वो कैसा होता है, कुछ पार्ट के लिए पैराबोला और उसके बाद में ये हो जाता है रेक्टेंगल। कुछ पार्ट मतलब कहां तक, 0.002 स्ट्रेन तक तो ये पैराबोलिक चलता है, और उसके बाद में 0.0035 पर जाकर के ये कंक्रीट क्रशिंग के अंदर जो है चली जाती है। ठीक है, आप बोलते हो कि वहां पर फेलियर आ गए। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसी डायग्राम को यहां पर देखें तो इस डायग्राम को ऐसे करके यहां पर रखा हुआ है, तो सेक्शन चाहे कैसा भी हो, क्रॉस सेक्शन चाहे कैसा भी हो, जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो आपका होगा, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, द पैराबोला एंड द रेक्टेंगुलर डायग्राम। ठीक है, तो पैराबोला एंड रेक्टेंगुलर डायग्राम, अगर इस डेप्थ को यदि आप कह दे कि ये डेप्थ जो है यदि ये x है तो आप जानते हो कि 0.002, ठीक है, तब तक तो कैसा चल रहा है, ये पैराबोलिक चल रहा है। तो ये वाली जो डेप्थ है ये आ जाएगी आपके, दिस इज 4/7 टाइम्स ऑफ XU, अगर आपने इसको XU बोला है, एंड दिस डेप्थ इज व्हाट, दिस इज 3/7 टाइम्स ऑफ XU के बराबर। ठीक है, तो क्या अप्रोच हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय रहेगी उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक और चीज जो आपको नोट करनी चाहिए टी के लिए खासकर, वो क्या है कि यहां पर आपको इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है कभी वो आपको आइसोलेटेड टी सेक्शन दे और उसके अंदर आपको फ्लैंज विड्थ दे, तो आपको IS कोड में जो फॉर्मूले दिए जाते हैं इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालने के, उनको यूज करके आपको इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालना पड़ेगा। ध्यान दे, यहां पर डायरेक्टली इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ मेंशन है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि IS कोड को यूज करते हुए इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ के जो फॉर्मूले होते हैं वो लगा करके आपको पहले इसको निकालना पड़े। क्यों करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, फिर से डिटेल क्लासेस की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो आप इसकी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कि व्हाट इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन दिस केस। ठीक है, क्वेश्चन का जो डाटा है वो आपको Fe415 स्टील दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज Fe415 स्टील। तो Fe415 के लिए, ठीक है, जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है XUL, वो दी जाती है 0.48 टाइम्स ऑफ D से, और D क्या है? D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कहां से मेजर किया जाता है? यहां पर देखो दे भी रखा है कि सेंट्रोइड ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट से लेकर के जो अपर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है वहां तक की डेप्थ, ये क्या कहलाती है? ये इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है किसी भी टाइप के सेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल डी की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है, तो 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 600, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ रहा है 288 mm। ठीक है, द रिजल्ट इज 288 mm। नाउ व्हाट यू विल सी इज व्हाट, ठीक है, देखते हैं जरा इस जगह पर जो टी सेक्शन था, ठीक है, या इस जगह पर जो टी सेक्शन है, इसमें क्लासेस के अंदर जो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे कि यहां पर हो सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस यहां लाई करे। ठीक है, तो प्रोसेस डिफरेंट होगा। हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहां लाई करे, और हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस आपकी और भी नीचे लाई करे। और यहां पर अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, तो हो सकता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके से यहां पर चल रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज गोइंग लाइक दिस। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो हो सकता है कुछ आपका इस तरीके का हो। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है आपको पहले पार्ट में? ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाना होगा। ठीक है, तो केस हो सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां लाइंस लाई कर रही हो वो सकता है कि वो फ्लेंज ऑफ द टी सेक्शन में लाई कर रही हो सकता है वेब में लाई करे। तो वेब में लाई करने के बाद में भी दो केसेस आते हैं। ठीक है, कौन कौन से केसेस? पहला केस तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ, अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो आपने निकाला है अगर वो डीएफ से छोटा आ जाए तो आप बोल देंगे कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो फ्लेंज के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, अगर वेब में जाती है तो वेब में दो केसेस हैं। ठीक है, पहला केस तो ये बनता है कि हो सकता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रही है? वो आपकी लाई कर रही है विद इन दैट रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है, आप देखो इसमें रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम यानी कि कांस्टेंट स्ट्रेस वाला जो लेवल है वहां पर आपको न्यूट्रल एक्सिस जो है वो लाई करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि टी सेक्शन के अंदर, हो सकता है यहां पर जो टी जो फ्लेंज पार्ट है उसके अंदर आपका स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ ऐसे मिले कि कुछ पार्ट में तो यहां पर, ठीक है, हो सकता है कभी कि सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिले। तो इस सेक्शन को देखने से क्या पता चल रहा है कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस थी वो कुछ इस तरीके से था कि यहां पर जो डेप्थ ऑफ टी फ्लेंज आपको जो नजर आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि यहां पर देखें तो यहां पर आपके पास में कुछ पार्ट में तो स्ट्रेस कैसी लग रही है? कांस्टेंट लग रही है। ठीक है, तो टी सेक्शन के कुछ पार्ट में तो स्ट्रेस कांस्टेंट लग रही है और कुछ पार्ट में घटते हुए लग रही है क्योंकि वो पैराबोला शुरू हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है डेप्थ की टर्म्स में देखें तो 3/7 XU के बराबर है, और ये जो आपके पास में डीएफ है तो साफ साफ नजर आता है कि अगर डीएफ आपका इस केस के कोरस्पॉन्डिंग कैसा डीएफ है कि अगर डीएफ आपका बड़ा है किससे? 3/7 XU से, तो आपका केस फिर ये वाला निकल करके आता है। ठीक है, तो सारी बातें डिपेंड करेगी XU के मैग्नीट्यूड पर और साथ ही साथ में डिपेंड करेगा वो डीएफ की वैल्यू पर। ठीक है, तो यहां पर आगे चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम सबसे पहले यहां पर एक्चुअल देख चुके हैं, तो नाउ वी विल सी कि यहां पर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ रहा है। ठीक है, नाउ वी विल सी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ रहा है। तो कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हियर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो एग्जैक्टली आपसे बोला गया है उसको देख लेते हैं जरा। यूजिंग द लिमिट स्टेट मेथड डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टी सेक्शन एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, रेनफोर्समेंट यहां पर सिर्फ मार्क कर रखा है, रेनफोर्समेंट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जाना पड़ता है। रेनफोर्समेंट इज नॉट गिवन, रेनफोर्समेंट नॉट गिवन, तो हम मान करके चलेंगे कि ये बैलेंस्ड सेक्शन है। ठीक है, लेट्स अज्यूम द सेक्शन गिवन इज बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है,
एज्यूम ए बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है, एज्यूम्ड ए बैलेंस्ड सेक्शन। और अगर सेक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, अगर सेक्शन बैलेंस्ड है तो बेसिकली जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाएगा, जो कि हम 288 mm निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये जो 288 mm है इसका 3/7 करते हैं, तो 3/7 XU यदि आप निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 288, ठीक है। तो 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 288, दिस इज 123.43 mm। जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो है 123.43 mm। अगर आप इसको डीएफ के साथ कंपेयर करें तो डीएफ कितना था, 90 था, ठीक है। जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज दे रखी है वो 90 है, तो इसका मतलब ये वाली चीज आपकी डीएफ से बड़ी है, ठीक है। 3/7 XU अगर डीएफ से बड़ा होगा तो केस कैसा बनेगा वो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो टी सेक्शन आपको दे रखा था, इस टी सेक्शन में अगर आप स्ट्रेस डायग्राम यहां पर बनाए तो 3/7 XU का मैग्नीट्यूड डीएफ से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो फ्लेंज पार्ट है उसमें स्ट्रेस आपकी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 3/7 था, ये डीएफ था, 3/7 XU बड़ा है, और यहां से ये पैराबोलिक शुरू होकर के यहां पर कहीं पर खत्म होगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस 3/7 XU, ठीक है, दिस इज 3/7 XU, वो डीएफ से बड़ा है, ठीक है। ऑलरेडी हम यहां पर देख चुके हैं कि डीएफ से बड़ा आ रहा है, तो बेसिकली ऊपर वाले पार्ट में जो स्ट्रेसेस लग रही है वो कैसी लग रही है, वो कांस्टेंट लग रही है। न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगी, यहां पर जहां पर जीरो स्ट्रेस है, ठीक है। और इस टी को जो है यहां पर क्लोज कर देते हैं। रेनफोर्समेंट यहां पर कहीं पर कुछ होगा, रेनफोर्समेंट के लेवल पर क्या लग जाएगी, टेंशन लग जाएगी, ठीक है। तो टी सेक्शन को सॉल्व करते समय अभी हमने कुछ कंक्लूजन तो ले लिया है कि न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन किस तरीके से है। नाउ वी विल सी कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अगर टी सेक्शन को सॉल्व करने की बात आती है तो इसको इस तरीके से आप देखते हो कि बेसिकली पूरा का पूरा टी दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट, एक तो हुआ आपका ये पूरा रेक्टेंगल, ठीक है, और साथ ही साथ में बचे हुए फ्लेंजेस की विड्थ। तो अगर इसको आप BW कह दें, ठीक है, अगर आप इसको BW कह दें तो बची हुई पार्ट कितनी है, टोटल आपका BF के बराबर था, तो बची हुई विड्थ कितनी है, BF में से BW माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस विड्थ प्लस दिस विड्थ, ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, these two equal to this is BF minus BW, ठीक है, this is BF minus BW। तो सॉल्व करते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर के लिए यदि आपको लिखनी हो, इक्वेशन लिखनी हो तो किस तरीके से लिखी जाती है, मोमेंट हमको निकालना था यहाँ पर, ठीक है। हमसे पूछा गया था व्हाट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टी सेक्शन यानी कि MOR निकालेंगे। तो MOR की इक्वेशन अब हम यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल पार्ट के लिए हो जाएगा 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय BW मल्टीप्लाइड बाय XUL, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.416 एंड दिस इज XUL। रेनफोर्समेंट नहीं गिवन था, ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको बैलेंस्ड सेक्शन माना हुआ है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का तो इतना। अब बचा कौन सा पार्ट, बचा आपका फ्लेंजेस वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट फ्लेंज का और ये वाला पार्ट फ्लेंज का। इसमें स्ट्रेस कितनी लग रही है, कांस्टेंट लग रही है, कितने मैग्नीट्यूड की है, 0.45 FCK के बराबर है, या आप बोल सकते हो 0.446 FCK के बराबर है। तो एग्जैक्ट ले लेते हैं, स्ट्रेस लग रही है 0.446 FCK, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, एरिया कितना है BF माइनस BW मल्टीप्लाइड बाय DF, ये आपका फ्लेंज का बचा हुआ एरिया है, ये फ्लेंज में लगने वाली स्ट्रेस है, तो क्या चीज आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, कंप्रेशन फोर्स जो फ्लेंज ले रहा है। अब ये कंप्रेशन फोर्स की अगर आप इस जगह से टेंशन पॉइंट से यदि आप इसकी लीवर आर्म चेक कर ले तो कहां लगेगी, क्योंकि स्ट्रेस कांस्टेंट है तो इस वजह से यहां लगता हुआ नजर आएगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी, D में से कुछ घटाना पड़ेगा क्योंकि D कहां तक था, ऊपर तक था। रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कितना, ये जो डिस्टेंस है ये DF डिवाइड बाय 2 है, तो बेसिकली दिस डिस्टेंस विल बी DF डिवाइड बाय 2,
ठीक है, तो d माइनस डी एफ डिवाइड बाई 2 पर ये आप लगा देंगे, तो दैट इज d माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2। अब सिर्फ डाटा आपको पुट करना है, ठीक है। ये इक्वेशन रटी हुई इक्वेशन नहीं है, समझी हुई इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ करके यहाँ पर इन इक्वेशंस को लिखने का जो है आप प्रैक्टिस करें। एमओआर जो होगा वो कितना हो जाएगा 0.36 मल्टीप्लाइड बाय एफसीके। एफसीके कितना दिया है, व्हाट इज एफसीके गिवन M15, ठीक है, तो दिस इज 15 मल्टीप्लाइड बाय बीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू गिवन इज 240 mm गिवन है, ठीक है, तो दिस इज 240 मल्टीप्लाइड बाय एक्सयूएल। एक्सयूएल हमने निकाला था, ठीक है, कितना आया था, दैट इज 288, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 288। दिस वाज एक्सयूएल मल्टीप्लाइड बाय डी, डी वाज 600 minus 0.416 multiplied by 288 and plus 0.446 multiplied by 15 multiplied by BF। BF कितना था, what was BF? BF was 700। 700 में से 240 माइनस होगा, तो 700 माइनस 240 multiplied by DF। DF कितना है 90 and this is multiplied by 600 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2। सारी की सारी वर्किंग आपने न्यूटन और एमएम में की है, रिजल्ट आपको यहां से न्यूटन इंटू एमएम में मिलेगा, ठीक है। तो अगर इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 333.895 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन एमएम विल बिकम किलो न्यूटन मीटर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 333.895 किलो न्यूटन मीटर। तो टी सेक्शन का सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कि जब आपको न्यूट्रल एक्सिस कहाँ मिले, न्यूट्रल एक्सिस आपको वेब में मिले और साथ ही साथ में फ्लेंज में कांस्टेंट स्ट्रेसेस हो, ठीक है, तो ये टी सेक्शन का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर कभी आपको न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जानकारी नहीं हो, रेनफोर्समेंट भी दिया जाए, ठीक है, रेनफोर्समेंट भी अगर दे दिया जाए, तो आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकलती कैसे है, कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स के बराबर करके आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सबसे पहले अज्यूम करते हैं कहां पर, कि वो हो सकता है वेब में होगी। वेब में नहीं है तो जो निकले उसके हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि सेकंड केस बनेगा या थर्ड केस बनेगा, ठीक है।